मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। भाजपा की कथनी और करनी में बेहद अंतर का आरोप लगाते हुए अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने उसे जम्मू कश्मीर, खासतौर पर जम्मू की आवाम को धोखे में रखने का आरोप लगाया है। और जम्मू के दोमाना इलाके में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए अल्ताफ बुखारी ने भाजपा पर कई आरोप लगाते हुए उसके नारों और वादों को झूठ का पुलिंदा करार दे दिया। बुखारी ने भाजपा के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर भी यहां लोगों को महज आप देखिए मजहब, अनुच्छेद 370, 35A के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। हमें शर्म आती है कहते हुए, क्या वही बीजेपी है जिसके नेता वाजपेयी साहब थे? क्या ये वही बीजेपी है जो कहती थी कि हम जम्मू में जब हमारा राज होगा, एक हिंदू राज होगा और हम हिंदुओं का भला करेंगे? क्या ये सच नहीं है? पिछले 4 साल से हिंदू गवर्नर, हिंदू डीजी, हिंदू चीफ सेक्रेटरी, हिंदू अफसर, तो आप लोगों की क्या काया बदल गई? यहाँ की रोडों में जब मैं आया मुझे शर्म आई। क्या मैं किसी पिछड़े हुए गांव में चल रहा हूँ? ऐसा लगता था कि जहाँ 100 साल कोई नहीं गया होगा वही रास्ते हैं। क्या जो जम्मू में बीजेपी के नेता बैठे हैं उनको शर्म नहीं आ रही है? क्या यही है जो उन्होंने जम्मू वासियों को वादा किया था? क्या इसी तरह का वादा हुआ था? क्या आपके घरों में आज पानी के लिए अभी भी तरसना हो? ठीक है, जम्मू ये इलाका कंडी हो सकता है, लेकिन वादा तो हर घर हर नल का था। वो वादा कहां गया जिसपे आपने 2014 में वोट लिए? आज तो 8 साल हो गए। अगर 8 साल में आप ना कर सके तो फिर क्या करने जा रहे हो? ये सब आपको मजहब के नाम पे ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिस तरह कश्मीर में 2 जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो भी मजहब के नाम पे वहां ब्लैकमेल कर रही है। कहीं 370 के नाम पे, कहीं 35A के नाम पे। 370 और 35A अगर वापस देगा, खाली सुप्रीम कोर्ट देगा, कोई सियासी जमात वापस नहीं दे सकती है। आज अगर बीजेपी भी चाहे वो भी वापस नहीं दे सकती है, क्योंकि अब इतना आसान नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, जब आप कल को जिस वक्त इलेक्शन होंगे अपना वोट देने जाएं तो 2-3 चीजें को जरूर देखें। जरा देखें जिस आदमी को वोट देंगे क्या वो ईमानदार है? क्या उसने कोई पहला झूठा वादा तो नहीं किया है? आगे जिसने पहले झूठा वादा किया है तो आगे कैसे भरोसा उस पर करोगे? क्या उसकी नजर ठीक है? क्या उसकी कोई ऐसी सलाहियत है कि वो आपके काम कर सकता है? अगर ऐसी कोई सलाहियत नहीं है तो फिर भला किसी भी पार्टी से हो, आप क्यों वोट देंगे उसमें? पीएचई डेलीवेटरों द्वारा कल यानी सोमवार को जम्मू में संभावित राजभवन के घेराव के लिए डोडा से भी डेलीवेटरों का दल यहां पहुंच रहा है। और डोडा के पीएचई डेलीवेटरों ने भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कल राजभवन का घेराव करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि यहां रमजान के पाक महीने में उनके हाथ बांधे रखे गए हैं और ईद के बाद यहां उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो पानी की सप्लाई बंद करने पर वो लोग मजबूर हो जाएंगे। इस वक्त जो हमारा घेराव कल का है एलजी साहब के क्या कहते हैं भवन का, तो यहाँ से जो है 200-400 लोग हैं, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्टों से भी ऐसे ही करके हमारे पूरे जम्मू प्रोविंस का इस वक्त जो डेली वेजर है 10-15 हज़ार लोग इस वक्त जो है घेराव के लिए तैयार हैं। खाने पीने के लिए लाले पड़ रहे हैं इस वक्त। और अब हमारे पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है कि हम सड़कों पर आ जाएँ, हम शोर उठाएँ। और हमने इस वक्त एक जामे प्रोग्राम बनाया है कि अगर ईद तक हमारा मसला जो है ये क्लियर न किया जाए, रेगुलराइजेशन प्रोसेस जो डेली वेजर्स का है 61,000 डेली वेजर जो हमारे जम्मू कश्मीर में है, अगर इनके लिए जामे पॉलिसी के साथ ये क्या कहते हैं इनके रेगुलराइजेशन के लिए यहाँ पॉलिसी नहीं बनाई जाए तो ईद के बाद हम जो है पानी बंद करेंगे। क्लियर कट ये पॉलिसी हमारी है कि हम पानी बंद। आज जो हमने ये रिलैक्सेशन दे दी वो इसलिए है, हमारा रमज़ान चल रहा था और यहाँ पे नवरात्रि चल रहे थे, लेकिन ईद के बाद हमारा बाज़ाब्ता तौर चाहे 4 या 5 मई को हमारा प्रोग्राम ये शुरू हो जाएगा, हम हड़ताल करेंगे।
तो दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर हुए पथराव के मामले में तूल आप देखिए किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पथराव के विरोध में देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है और जम्मू कश्मीर में भी अब आप देखिए किस तरह से विरोध देखा गया। जम्मू में आज जहां राष्ट्रीय बजरंग दल ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया, तो वहीं जिले के अखनूर इलाके में भी बजरंग दल की स्थानीय इकाई सड़कों पर उतर आई। बजरंग दल ने इस हमले को हिंदुत्व पर हमला करार देते हुए आरोप लगा दिया है कि आरोपियों की संपत्तियां यहां जब्त होनी चाहिए। ये मांग सामने रखी गई और कई तरह के आरोप भी लगाए गए, लेकिन उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की गई, जैसा कि देश के कुछ अन्य राज्यों में किया जा रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है बुलडोजर के नाम से। आज बुलडोजर के नाम से ये उपद्रवी जो हैं वो थर थर कांप रहे हैं। तो योगी जी क्यों पीछे, ये अरविंद केजरीवाल क्यों पीछे हैं? उन्होंने योगी जी से कुछ सीखना चाहिए। और ये अरविंद केजरीवाल हमेशा जो है वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रहा है, हमेशा हिंदुओं को उसने प्रताड़ित करवाया वहां पर। इससे पहले भी दंगे हुए, आम आदमी पार्टी के जो हैं पार्षद उसमें शामिल रहे, उसके कई नेता इसमें शामिल रहे, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? कब तक हिंदू इसी प्रकार से सड़कों पर रोता बिलखता रहेगा? कब तक हिंदू जो अपने देश में ही अपनी धार्मिक झांकी नहीं निकाल पाएगा? और अब हमारी चेतावनी है कि हम इन नारों से बाहर भी आ सकते हैं। अब सरकारों को चाहिए कि इंसाफ किया जाए। जिन लोगों ने ये किया है उनकी संपत्तियां जब्त करके उनके घर गिराए जाएं, जिस प्रकार से यूपी और गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। तो ये कार्रवाई करने की जरूरत है सरकार को। अब हम चुप बैठने वाले नहीं है, पूरा देश जागृत हो रहा है। ऐसा ना हो कि हिंदू खड़ा हो और सड़कों के ऊपर आ जाए, फिर गंभीर परिणाम जो है वो इन सरकारों को ही भुगतने हैं। इस्लामिक मुसलमान जहादी हमला करते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और हमारी धार्मिक यात्रा है, हमारे पर्व हैं, हम लोग शांति से अपने पर्व मनाते हैं। अगर उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है तो हम करेंगे। तो जम्मू के अलावा सूबे के अन्य जिलों में भी दिल्ली के हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर हुए पथराव के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा और शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज कठुआ में प्रदर्शन कर सरकार से शोभा यात्रा को निशाना बनाने वालों को तिहाड़ जेल में बंद कर या फिर उन्हें गोली से उड़ाने की भी मांग की। क्या हो गया कि बहुसंख्यक लोगों को भी आज अपनी शोभा यात्रा निकालने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है? कौन लोग हैं वो? क्यों पकड़ करके उनको तिहाड़ जेल बंद करने का प्रयास नहीं होता? क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि सुबह अजान, रात को अजान, दोपहर को अजान, और कोई ऐसी व्यवस्था की पालना नहीं हो रही? सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भी निरस्त करने की बातें की जा रही हैं। और जब आरती अगर सुबह होगी, शाम होगी, दोपहर होगी, तो फिर क्या सिर्फ लाउड स्पीकरों के ऊपर आवाजें ही सुनाई देंगी? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, ऐसे लोग जिन लोगों ने रामनवमी पर और खास करके जो कल की घटना घटी है जिसमें इतना तूफान आया है, वहाँ जिसमें शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं मिली, वहाँ पथराव हो गया। पहली बार हुई ऐसी घटना, शोभा यात्रा पर पथराव। अरे पथराव करने वालों को गोली क्यों नहीं मार दी गई? श्री जगन्नाथ सेवा समिति की ओर से आरएसपुरा में आज भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, जम्मू कश्मीर सनातन धर्म सभा के प्रधान पुरुषोत्तम द्विवेदी मुख्य रूप से मौजूद रहे। और आरएसपुरा में पहली बार आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा आरएसपुरा के ही यहां देवी द्वारा मंदिर में, यानी ये देवी द्वार मंदिर है जहां से रथ यात्रा शुरू हुई है और कस्बे के विभिन्न बाजारों से होते हुए वापस देवी द्वार मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई है। यात्रा में भारी संख्या में आरएसपुरा और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले लोगों ने भाग लिया। और आपको यह भी बताएं कि भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा कल यानी 16 अप्रैल को यहां आरएसपुरा पहुंची थी और आज आप देखिए किस तरह से ये भव्य रथ यात्रा निकाली गई। जो स्वागत किया सारे आरएसपुरा में पहली बार इसकी सिंधी यात्रा जहाँ से आरएसपुरा में हो रही है।
और मैं तो कहूँगा कि इस तरह का यात्रा जो भगवान जगन्नाथ जी जिस तरह आरएसपुरा में विराजमान हुए हैं और इनका आशीर्वाद आगे भी हमारे ऊपर बना रहे और जितने भी जहाँ जनता है आरएसपुरा के सराउंडिंग के लोग भी हैं सब में दिल में श्रद्धा है और हर लोग जहाँ पर साल भी लगाए हुए हैं पानी से है बाकी भी चीज़ें सब लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और बड़े प्यार से श्रद्धा से जय घोष करते हुए ये यात्रा चल रही है और यही आशा करते हैं कि आने वाले समय भी इस तरह की यात्रा यहाँ होती रहे और भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हमारे आरएसपुरा शहर को और इस इलाके पर बना। मेरे लिए ये बहुत एक सौभाग्य का विषय है कि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा समिति आरएसपुरा ने एक प्रयास किया और कल 16 तारीख भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए गुजरा है यहाँ आए लोगों ने बहुत भव्य स्वागत किया उसका बड़ा उत्साह था। आज किसी कारण से हुआ लेकिन आज बहुत सुंदर शोभा यात्रा है। सारे नगरवासी इसमें भाग ले रहे हैं। जगह जगह पर अपने जो यात्रा के साथ चल रहे हैं बंधु उनके स्वागत के लिए जल की व्यवस्था लस्सी की व्यवस्था फलों की व्यवस्था है। एक श्रद्धा का बड़ा सैलाब उमड़ा हुआ है। मैं ये आशा करता हूँ सब नगरवासियों का उत्साह देख करके यह निरंतर अगले वर्ष भी ऐसा होगा उससे अगले वर्ष भी निरंतर ये बढ़वा चलेगा। ईसाइयों का महत्वपूर्ण पर्व ईस्टर संडे आज दुनिया भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और इस अवसर पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना के साथ साथ शांति रैली का भी आयोजन किया गया। उधमपुर में भी ईस्टर संडे का पर्व बड़ी ही श्रद्धा के साथ यहां पर मनाया गया, जहां आयोजित शांति में बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर फादर संतोष थॉमस ने देशवासियों को ईस्टर संडे की शुभकामनाएं दी और देते हुए उनसे प्रभु ईसा मसीह से भी यहां पर आप देखिए विचारों और आदर्शों पर चलने का यहां पर आह्वान जो है वो किया गया। हम अपने उधमपुर निवासियों को अपने पूरे देश को हम शुभकामनाएं देते हैं। आज का दिन जो है वो ईस्टर का दिन इस बात को दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त की। आज वो मृत्यु में से वो पुनरुत्थानित हुए हैं, परंतु 2 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए उनके पापों की क्षमा के लिए अपने प्राण सलीब पर दिए और वो शुक्रवार को उन्हें एक गुफा नाम कब्र में रख दिया गया और आज एतवार के दिन यानी तीसरे दिन पवित्र शास्त्र बाइबल के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुए हैं। सारी मानव जाति के लिए मृत्यु के डर को उनके मन से निकालने के लिए, शांति देने के लिए, प्रेम का संदेश देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त की है। हम आज इस शुभ अवसर पर अपने उधमपुर वासियों को, अपने पूरे देशवासियों को इस ईस्टर के अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं। गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन द्वारा हाल ही में केरल में आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी यहां सपना जैन को सम्मानित किया गया। पूर्व आईएएस अधिकारी और एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य केबी जांड्याल ने उन्हें एसोसिएशन की ओर से स्मृति चिन्ह और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। एसोसिएशन के संरक्षक पवन जैन की यहां बहू सपना एक गृहिणी है और उन्हें पूर्व में राष्ट्रीय और एशियाई पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने का श्रेय दिया जा चुका है। ये पहली बार है जब उन्होंने एक टूर्नामेंट में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं सपना जैन ने इस सम्मान के लिए एसोसिएशन का भी आभार व्यक्त किया है। मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम फीलिंग सो ऑब्लाइज्ड। इतना प्यार, इतना डैडी की वजह से और आप सबकी वजह से इतनी अच्छी रिस्पेक्ट और इतना प्यार मिला है। और ये मेरा 4th नेशनल है। इससे पहले 2019 में मैं एशियन के लिए सिलेक्ट हुई थी और मैं कजाकिस्तान अल्माटी गई थी। वहाँ मैंने 4 मेडल्स जीते थे, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल्स। और ये 2 साल कोविड में कोई कंपटीशन नहीं हुआ, तो ये उसके बाद 2 साल बाद पहला ये नेशनल्स हुआ था। इट इज़ अ क्वाइट गुड कंपटीशन। ओवरऑल इंडिया से हर एक स्टेट से प्लेयर्स थे। अप्रॉक्सीमेट 1200 प्लेयर्स थे। मेरी अपनी वेट कैटेगरी में ही 15-16 गर्ल्स थी जो खेलने के लिए। वेरी नाइस। और यहाँ मैंने तीनों गेम स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट तीनों में ही सबसे हेवीएस्ट लिफ्ट करके और ओवरऑल गोल्ड मेडल जीता। तो इट वाज अ वेरी गुड कंपटीशन। अपना पहला रिकॉर्ड एशियन में रिकॉर्ड था टोटल ऑफ 237.5, वो मैंने ब्रेक किया एंड आई लिफ्टेड 250 kg टोटल ऑफ 250 दिस टाइम। तो उधमपुर से दिल्ली के लिए यहां डेली बस सर्विस का शुभारंभ हो गया है। इस बस सर्विस से शुरू होने से उधमपुर के लोगों ने राहत की सांस ली है। इससे पहले उधमपुर के लोगों को यहां दिल्ली जाने के लिए जम्मू आना पड़ता था और उधमपुर से शुरू हुई ये बस सेवा
धार रोड से होते हुए लखनपुर पार करेगी और इस सेवा से जिले के दूरदराज के लोगों को लाभ मिलेगा। ये स्लीपर कोच है, 40 के करीब सीटें हैं इसमें। अंकुश जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जो इतना अच्छा स्टेप लिया है। तकरीबन क्या होता है कि हर आदमी जो है जम्मू तक अप्रोच करता है, जम्मू जाना पड़ता है। अगर आपने दिल्ली के लिए बस पकड़नी हो तो उसके लिए जम्मू जाना पड़ता है। ये एक बहुत अच्छा जो उधमपुर है, काफ़ी यहाँ पे व्यापारी लोग जो हैं, व्यापारी वर्ग को इसमें काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बस जो है ये वाया धार रोड जाएगी, ये आपकी यहाँ से बिलावर से होती हुई जाएगी। और इसमें इस बेल्ट के जो लोग हैं, सारे धार रोड के बेल्ट में जितने लोग हैं उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी। और जो डोडा से ऊपर से जो चिनानी से लोग आते हैं, डोडा से आते हैं या ऊपर और कहीं पहाड़ी इलाके से जो लोग आते हैं और जिन्हें तकरीबन जम्मू जाना पड़ता है और वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। देखिए आप यहाँ से इसका बस का टाइम 4 बजे रहेगा और 2 बसें डेली यहाँ से 4 बजे यहाँ से चलेगी। बेसहारा और अनाथ बच्चों को शिक्षित कर उन्हें एक मुकाम पर पहुंचाने में अपना अहम योगदान दे रहे जम्मू के बाल भारतीय पब्लिक स्कूल ने आज अपना वार्षिक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। और पिछले 2 साल कोविड के प्रकोप के कारण वार्षिक दिवस नहीं मनाया जा सका था, लेकिन आज प्रबंधन स्टाफ या यहाँ रहने वाले जो बच्चे हैं उन्होंने बिना किसी रोक टोक के खुलकर अपनी खुशी का भी इजहार किया। हर 17 को हम ये मनाते हैं, तो 2 साल से हम नहीं मनाए क्योंकि कोविड की वजह से नहीं मनाए। लेकिन बच्चे जो है टीचर का बहुत आभारी हूँ कि जिन टीचर ने थोड़े शॉर्ट पीरियड में इन बच्चों को तैयार किया। तो बच्चों को कोविड के दरमियान भी अपनी सेफ्टी का ध्यान ना रखते हुए पढ़ाती रही हैं और मैं उन टीचर की बड़ी आभारी हूँ। वो ऑनलाइन भी देती रही हैं, ऑफलाइन भी लेती रही और विशेषकर बालगृह के बच्चों में पढ़ाई में कोई कमी नहीं हमने आने दी। मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ। जम्मू कश्मीर के जाट समुदाय ने सरकार से एक बार फिर से उसे ओबीसी का दर्जा देने की मांग को यहां जोर शोर से उठा लिया है। और इसी कड़ी में आज ऑल इंडिया जाट महासभा की कठुआ इकाई ने एक सम्मेलन का आयोजन कर इस मांग को पूरा करवाने के लिए अपने भविष्य के आंदोलन पर विचार विमर्श किया। महासभा की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान मनमोहन चौधरी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सरकार से देश के 11 राज्यों से यहां जाट समुदाय की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के जाट समुदाय को भी ओबीसी का दर्जा देने की मांग की। हमारा जाटों का ओबीसी का मुद्दा है। 11 स्टेटों में जाटों को ओबीसी है। वाहिद एक जम्मू कश्मीर ऐसी स्टेट है जहाँ पे ओबीसी नहीं है। मैं ये आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि पहले तो हमें गवर्नमेंट ये कहती थी 370, अब तो 370 का कोई इशू ऐसा नहीं है। अब तो 370 भी हट गई है और हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी और हमें जल्दी ही ओबीसी के मुद्दे पर हमें ओबीसी का जो बरादरी को वो भी देंगे। और इसके साथ मैं कहूँगा कि हमें वहाँ से डिस्प्लेस होकर आए हुए हमें 50 साल से ऊपर हो गए, पर आज तक गवर्नमेंट ने जो हमें ज़मीनें दी हल चलाने के लिए, फसल उगाने के लिए या रहने के लिए, उस ज़मीन का हमें मालिकाना हक नहीं दिया गया। वो भी एक हमारा मुद्दा है कि जैसे अब रोड बाइंडिंग हो रही है, कहीं रिंग रोड बन रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहे हैं या और कोई ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो गवर्नमेंट उस ज़मीन को जब एक्वायर करती है तो हमें कुछ उसका नहीं मिलता है। नगरोटा के पंचगराई इलाके के लोगों ने एक यहाँ देरीना मांग पूरी करने की यहाँ जो मांग रखी थी वो पूरी हो गई है। इस इलाके के लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा यहाँ एक कलवर्ट का निर्माण कार्य किया गया था, जिसे आज आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। और डीडीसी चेयरमैन चौधरी रहमत अली और सरपंच यहाँ थोड़ू राम ने आज इस कलवर्ट का उद्घाटन किया। लोकें बड़ी परेशानी आती ही जिसलै पानी आंदा हा, बरसात आंदी ही ते पानी जिहड़ा पुली बेही जंदी ही और लोकें बड़ी मुश्किल का सामना करना पौंदा। छोटे छोटे बच्चे ये नाला चढ़ी जंदा हा। पूरा मेरा जिहड़ा महल्ला है वार्ड नंबर 2 जिहड़ी है ये जिहड़ी बलीनी चढ़ी जंदी ही और जिहड़े लोग बच्चे और औरतां जिहड़े बच्चे साढ़े जां कोई भी आदमी नौकरी जाने वाला भी इन्नी परेशान है कि 2-3 शख्स साढ़े ग्रां दे रुड़ी भी गए और जिसलै नाला क्रॉस करते हैं और वो नाले विच पानी बेही जंदे है। और अस आखने डिपार्टमेंट का और अपने चेयरमैन साहब का भी ये बड़ा शुक्रिया अदा करने और ठेकेदार साहब साढ़े जेह्ड़े बशीर साहब कोहली इन्हें भी बड़ा अच्छा साड़ा काम किया और
मी लोग आखते रहे 2-4 बारी सुनिया दिता कि थोड़ा जी पैसे लैप्स होइए। मैं आख्या गए पैसे कोहली साहब ने घरा भी लाना पौंगे, डिपार्टमेंट की छोड़िए, साड़ा कोहली मजबूत ठेकेदार है, ऐसी कोई गल नहीं। और चेयरमैन पुंछ की मंडी तहसील के कलानी इलाके में यहां माइनिंग माफिया लोगों की कीमती जानों से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहा है। इलाके में जुलाई 2020 में बने हुए पुल के ठीक नीचे नाले में से माइनिंग माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन करने में जुटा हुआ है और जिससे इस पुल की नींव कमजोर होने और पुल के ढहने का भी अंदेशा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से माइनिंग माफिया की नकेल कसने की मांग की ताकि उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। इस ब्रिज से लगभग 5-6 गांव जो हैं वो जुड़ते हैं। अगर कल आने वाले वक्त में जब बारिश होती है, यहाँ इस साइड में जब बारिश का महीना आएगा तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, दरिया बहुत ज़्यादा आता है, तो उस टाइम अगर इस ब्रिज का कोई नुकसान वगैरह हो जाता है तो उसको कौन भरेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से और SSP साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी माइनिंग की कोई टेंडरिंग वगैरह नहीं हुई है, जब तक टेंडरिंग वगैरह नहीं होती इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जहाँ भी कहीं इनकी गाड़ी इलीगल मिलती है, कोई इलीगल माइनिंग करता हुआ मिलता है तो उसकी गाड़ी को सीज किया जाए, क्योंकि अभी तक जब तक ये इनका टेंडरिंग वगैरह नहीं होगा तब तक ये लोगों का नुकसान कर रहे हैं, बिला वजह गवर्नमेंट की बनाई हुई चीज़ों का नुकसान कर रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर ये ब्रिज गिर जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। मैं लास्ट बार फिर इन लोगों के लिए भी यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने मुझे यही बोला कि आप चलो नीचे, मैंने भी जाके देखा तो वो बड़ी वहाँ पे खस्ता हालत है। जनाब SSP साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से और भी जितने ये चेक पोस्ट के इंचार्ज साहब हैं, इनसे भी मेरी ये गुजारिश है, जिस तरह साथरा में काम हो रहा है इसी तरह यहाँ भी काम होना चाहिए और यहाँ भी ट्राली जो ये इलीगल माइनिंग वगैरह कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारा ये मौजू है कि जो यहाँ दरिया के एक में पुल लगा हुआ है जो तिमरा से कलानी की तरफ, यहाँ एक पुल से नीचे जो है बजड़ी निकालते हैं और जो पुल से आगे हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन को भी ख़तरा है और पीछे भी ज़मीन है उसको भी ख़तरा है। यहाँ से एक बहुत गहरा नाला बना रखा है जो मशीनें लगा के यहाँ बजड़ी निकालते हैं और यहाँ की बहुत खस्ता हाल है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।